से आगे में आज शाम प्लास्टिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कितना गहरा ताल्लुक़ है और क्या माहौल के लिए इसके मनफी असरात का मुकाबला किया जा सकता है, इस सवालों के जवाब जानिए आज के ख़ुसूसी शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको हमारा सलाम। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ आमिना खान। प्लास्टिक के थैले, डिब्बे और बोतलें हमें एक सहूलत मालूम होती हैं। प्लास्टिक ना सिर्फ हल्का फुल्का होता है बल्कि इसे कोई भी रंग दिया जा सकता है और किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। लेकिन एक तरफ जहां प्लास्टिक का इस्तेमाल दुनिया भर में आम होता जा रहा है, इसके साथ साथ प्लास्टिक के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम भी ज़ोर पकड़ रही है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक की क्या अहमियत है और इसके इस्तेमाल के साथ मुंसलिक मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है, आइए इन सवालों का जवाब सुनते हैं आज की SciTech शो में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन, जहां कैपिटल की इमारत के करीब ही बहुत से अजायब घर वाक़े हैं। यहाँ खुशगवार मौसम में कई लोग टहलने या अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। करीब ही खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब हैं और सार्फिन की सहूलत के लिए तकरीबन हर शय प्लास्टिक के थैले या बोतल में बंद है। प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने का सामान बंद करने तक ही महदूद नहीं, बल्कि आज के दौर में इसे शिद्दत का तकाज़ा कहना गलत नहीं होगा। स्टीव रसल का ताल्लुक अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल से है। प्लास्टिक बहुत से दूसरे वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाता है। अशिया की बनावट में इस्तेमाल होने वाले दूसरे मादों की निस्बत प्लास्टिक के बहुत से फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक को मुख्तलिफ अशिया पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक हल्का फुल्का होता है और इसलिए इसमें बंद की गई अशिया को न सिर्फ बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है बल्कि ईंधन भी कम खर्च होता है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया बनाने वाले इदारे प्लास्टिक के रंगारंग डब्बों और बोतलों में सार्फिन के लिए खाने पीने का सामान बंद कर सकते हैं। इसे गाड़ियों की पैदावार में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियां पहले की तरह वजनी नहीं रहीं और पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करती हैं। प्लास्टिक बेतहाशा अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा के घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों से लेकर दफातर में इस्तेमाल होने वाली अशिया तक और बच्चों के खिलौनों से उनके कपड़ों तक, हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों तक अद्वियात की रसाई प्लास्टिक की बोतलों और डब्बों ने आसान बनाई। आलमी सतह पर सेहत और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम प्लास्टिक ने मुमकिन बनाए और मसनूई आज़ा के ज़रिए बहुत से लोगों को एक मर्तबा फिर अपने पाँव पर खड़ा किया। हम समझते हैं कि वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाना ही प्लास्टिक का सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्लास्टिक की मदद से हमारा सफ़र आसान हो गया है और आज हम दुनिया के उन खित्तों की सैर कर सकते हैं जहां पहले शदीद दर्जा हरारत और मौसम की वजह से हमारा सफ़र मुश्किल था। आज प्लास्टिक को बहुत सी उन अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने लगा है जिसमें पहले शीशा, लकड़ी या धात इस्तेमाल होते थे। First of all, plastics are an incredibly efficient material to manufacture. सबसे पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक की पैदावार इंतहाई आसान है। प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं और प्लास्टिक को किसी दूसरी शक्ल में ढालने में भी बहुत कम तवानाई खर्च होती है। लिहाजा इस नुक्ते नज़र से प्लास्टिक की पैदावार में ईंधन को बहुत मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत से माहौलियाती इदारों के मुताबिक प्लास्टिक पर सिर्फ तवानाई ही खर्च नहीं होती, बल्कि इसे बेशतर औक़ात पेट्रोलियम या पेट्रोल के मुरक्कबात से बनाया जाता है।
جس سے پلاسٹک کی پیداوار نہ صرف قدرتی ذخائر پر بوجھ ڈالتی ہے بلکہ اسے بہت سے لوگ استعمال کے بعد ضائع کر دیتے ہیں۔ In fact, plastics حقیقت میں ماحولیاتی تحفظ کے نقطہ نظر سے پلاسٹک کا استعمال ایک ذمہ دار فیصلہ ہے۔ اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں اگر اس کے درست استعمال اور ڈسپوزل پر بھی توجہ دی جائے۔ پلاسٹک نے ہماری ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا ہے اور ٹیکنالوجی بھی پلاسٹک کے نئے استعمال ممکن بنا رہی ہے، لیکن جدت کی یہ دوڑ اور یہ نئی ایجادات کیا ہماری زندگی کو مزید آسان بنا رہی ہیں؟ یا کیا پلاسٹک کی استعمال شدہ اشیاء کی یہ ڈھیر ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ہماری اس دنیا کی قدرتی خوبصورتی کی بربادی کی پیشگوئی کرتے ہیں؟ بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے پلاسٹک کا ایک منفرد استعمال تجویز کرنے والے ایک پاکستانی آرکیٹیکٹ سے۔ Stay with us. بہت سارے امپورٹنٹ اسکلس کمپیوٹر سائنس میں، انجینئرنگ میں، پبلک ہیلتھ۔ تیز اور فیصلہ کن انداز سے اٹھتے یہ قدم بڑھ رہے ہیں ایک ایسی منزل کی طرف جسے پانے کے خواب دیکھ سکتا ہے ہر پاکستانی، مگر جو ملتی ہے صرف چند خوش قسمت اور منتخب افراد کو۔ فل برائٹ پروگرام کے تحت یہاں پر لوگ آ کے واپس پاکستان جا کے یہ اسکل سیٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ پلاسٹک کو کوئی بھی شکل، کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ اس مادے کی اسی خصوصیت نے پاکستانی آرکیٹیکٹ عظمت زیدی کو اس پر مزید تحقیق کرنے پر آمادہ کیا۔ جو اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کو کسی بھی شیپ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈھالا جا سکتا ہے۔ 2005 میں عظمت زیدی پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کے سربراہ تھے جب ایک قدرتی سانحے نے گویا ان کی دنیا بدل دی۔ زلزلے کے جھٹکوں سے گاؤں کے گاؤں مٹی میں مل گئے۔ شہروں کی شکل بدل گئی۔ متاثرین کی گویا ایک مسلسل قطار تھی۔ ہزاروں لوگ بس اپنے تجربات کا بوجھ اٹھائے سر چھپانے کے لیے چھت تلاش کر رہے تھے۔ تباہ ہونے والی عمارتوں میں سے ایک مرگلا ٹاور تھا جہاں کئی روز تک ریسکیو آپریشنز جاری رہے۔ یہ تباہی عظمت زیدی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو اس وقت پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو بنیادی طور پہ آرکیٹیکٹ ہوں، اور کیوں نہ میں اس میٹیریل پہ جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ، اور اپنے پروفیشن کا جو میرا تقریباً لگ بھگ 30 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، اس کو ملا کے لوگوں کو اگر فائدہ دوں تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ گریٹ۔ اور مجھے یہ سوچ کے بڑی تقویت ہوئی کہ ہاں، اب زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ زلزلے میں بے گھر ہونے والوں کو خیمے فراہم کیے گئے۔ اب ان کے سر پر چھت تو تھی، لیکن بارش، سردی یا گرمی سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں۔ عظمت زیدی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس مشکل میں دیکھ کر انہیں اسٹائروفوم کے گھر تعمیر کرنے کا خیال آیا۔ میں نے یہ سلسلہ کیا کہ اس میٹیریل کو بہت ساری ڈفرینٹ کمپوننٹس میں کنورٹ کر کے انٹرلاکنگ کمپوننٹس ڈیزائن کیے، اور وہ ایسے انٹرلاکنگ کمپوننٹس جو کسی گلو یا گلو کے بغیر اکٹھے جوڑے جا سکتے ہیں۔ اسٹائروفوم پلاسٹک کی ایک قسم ہے جو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، لیکن اسے بہت مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور ٹھوس شکل دی جا سکتی ہے۔ عظمت زیدی نے اس مادے پر مبنی ایک ایسی عمارت کا خاکہ تیار کیا جو مختلف حصوں یا پینلز پر منحصر ہو، جنہیں جوڑنا صرف کچھ گھنٹوں کا کام ہو۔ وہ جو ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ ایسے کیے گئے ہیں کہ
दे आर ईजी टू हैंडल, और उसमें एक ही पैनल में छत भी काफ़ी हद तक इंक्लूडेड है, उसकी बुनियादें भी उसमें इंक्लूडेड हैं, उसकी दीवारें और दीवारों के अंदर शेल्फ्स भी इंक्लूडेड हैं। उसमें आपके हर एक्टिविटी, सोने की जगह, बैठने की जगह, टीवी देखने की जगह, पढ़ने की जगह, स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए सिलाई की मशीन रखने की जगह, अपने रज़ाइयाँ कंबल रखने की जगह, हर चीज़ का इंतज़ाम है। अजमत ज़ैदी कहते हैं कि इस मादे के बने घरों में लोग मौसम की शिद्दत से महफूज रहेंगे। इसकी इंसुलेशन क्वालिटी भी नहायत ज़बरदस्त है। ये मटेरियल भी अपनी हीट को, आपकी जो बॉडी हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देगा और आपका एक कंफर्टेबल इंडोर एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। लेकिन स्टायरोफोम के बने ये यूनिट सिर्फ घरों के लिए नहीं बल्कि दूसरी इमारतें खड़ी करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आप यूनिट फौरी तौर पे एज अ हॉस्पिटल भी असेंबल कर सकते हैं, एज अ क्लिनिक, बेसिक हेल्थ यूनिट, एज अ रेजिडेंशियल यूनिट, एज अ हॉस्टल, एज अ स्कूल, एज एनी बिल्डिंग, एज ऑफिस बिल्डिंग, किसी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। जैसे आप पकौड़ों में कढ़ाई में पकौड़े तलते हैं, आप डालते चले जाते हैं, वो तलते चले जाते हैं, उसी तरह की प्रोडक्शन इसमें भी पॉसिबल है कि आप एक प्लांट लगा लें और उस डाइज में से जो भी आपकी कंपोनेंट्स हैं वो आप सैकड़ों की तादाद में स्टैंडर्डाइज्ड निकालते चले जाएं। एक डाई से जो चीज़ें निकलेंगी उसमें बाल बराबर फ़र्क भी नहीं होगा। लेकिन इतना कारामद होने के बावजूद प्लास्टिक को अक्सर रद्दी या कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाता है। ये मादा इतना सख्त जान है कि वक्त गुजरने के साथ भी इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। बाज़ जगह प्लास्टिक से तवानाई हासिल करने के लिए इसे तते आतिश भी किया जाता है, जिससे हवा में जहरीले मादे खारिज होते हैं। प्लास्टिक के ये ढेर समंदर और दरियाओं की आलूदगी में इजाफे का सबब बनते हैं और इंसान और बहरी जानदारों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। आलमी सतह पर भी बहुत से मुल्कों को प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में। एक आलमी कम्यूनिटी की हैसियत से सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमें दरपेश है वो ये कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल के बेहतरीन तरीक़ों का पैगाम दूसरों तक किस तरह पहुँचाते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मैटी स्टैनिस्लाउस का कहना है कि लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करना बहुत ज़रूरी है, और अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल के स्टीव रसल इनसे मुत्तफ़िक़ हैं। One of the reasons that plastics, I think, have had the challenges and मेरा ख्याल है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से इतने मसाइल इसलिए भी मुंसलिक हैं क्योंकि ये अमूमन कूड़े के ढेर में पाया जाता है और ज़मीन में कूड़ा दबाने के लिए खोदे गए कुओं में भी, जहां ये तवील अरसे तक अपनी असल सूरत में मौजूद रह सकता है। सवाल ये नहीं कि इस कुएं में दबाया प्लास्टिक कभी मिट्टी में घुलेगा या नहीं, बल्कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ये प्लास्टिक रद्दी के ढेर तक पहुँचा क्यों। but the issue is, should it end up in a landfill to begin with? प्लास्टिक एक ऐसा मादा है जिस पर धूप, पानी वगैरह असर नहीं करते। इसे आसानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक बचाने के लिए किसी फटे हुए लिफाफे में गिरा बांध कर दोबारा इस्तेमाल करना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के नए तरीक़े ढूंढना ज़रूरी हैं। फिलिपाइन में इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को बटवे और जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ताइवान में प्लास्टिक और रद्दी के जूते बनाए जाते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के जरिए एक बिल्कुल नई शक्ल में भी ढाला जा सकता है। First of all, every plastic, सबसे पहली बात तो यह है कि हर किस्म का प्लास्टिक रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। सवाल तो यह है कि इसे रिसाइकिल करना कितना आसान होगा और रिसाइकिल शुदा प्लास्टिक की मार्केट में कितनी मांग है। चुनांचे हमें सिर्फ प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के अमल पर ही नहीं बल्कि मार्केट में इसे रिसाइकिल शुदा मादे की मांग पर भी तवज्जो देनी चाहिए।
پلاسٹک کا استعمال اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسے ترک یا ختم کرنا اب بہت مشکل ہے۔ اس نئے دور میں جدت کی رفتار نے بہت سے پرانے نظریات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ شاید وقت ہی بتائے گا کہ ہم پلاسٹک کے استعمال کے بارے میں اپنے نظریات بدلنے میں کہاں تک کامیاب رہتے ہیں۔ پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کے قابل کس طرح بنایا جا سکتا ہے، دیکھتے ہیں بریک کے بعد۔ جب آپ اپنے ملک سے دور آتے ہیں تو جو سب سے بڑی اور سب سے اہم چیلنج آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اپنی زبان بولنے والا پتہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا ہوگا جس سے آپ اپنی زبان میں بات کر سکیں گے۔ بڑا اچھا اور خوشگوار ایکسپیرینس میرے لیے ایسا تھا جو کہ میری ایک ٹیکسی کی رائڈ تھی، ٹیکسی کا سفر تھا۔ تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں، مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ٹیکسی ہے یہ پاکستان کی کسی لاہور، کراچی یا کسی اندرون سندھ یا اندرون پنجاب کی کسی سڑک کے اوپر چل رہی ہے۔ میرے لیے ایک بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس رہا جس کو میں نے بہت انجوائے کیا اور شاید کبھی بھی بھلا نہیں سکوں گی۔ ثنا مرزا coming soon. پلاسٹک کا استعمال بہت سے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، لیکن کئی دوسروں کے نقطہ نظر سے یہ مادہ ایندھن کے استعمال کے حوالے سے اور ماحولیاتی نقطہ نظر سے بھی خطرناک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جدت نے جہاں ہمیں پلاسٹک کے نئے استعمال سکھائے، اس کے ساتھ ساتھ اس مادے کا متبادل بھی دیا۔ پلاسٹک کی پیداوار میں ایندھن کے قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ نئے قسم کے پلاسٹک اس ایندھن کے بغیر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پھولوں، پودوں اور سبزیوں سے پلاسٹک نما مادوں کی پیداوار پر تحقیق جاری ہے۔ فی الحال ماہرین پلاسٹک کا استعمال کم کرنے اور اس کی ریسائکلنگ بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ Our experience is that some resins, for example polyethylene, which is ہمیں تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ قسم کے پلاسٹک، مثال کے طور پر جو پلاسٹک ریپ میں استعمال ہوتے ہیں، کافی مرتبہ ری سائیکل کیے جا سکتے ہیں۔ بوتلوں کی بناوٹ میں استعمال ہونے والے پلاسٹک سے مزید بوتلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پلاسٹک کو کم از کم 10 سے 15 مرتبہ بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد پلاسٹک کا رنگ دھندلانے لگتا ہے، لیکن اس پلاسٹک کو پھر ایسی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں رنگ اور شفافیت اتنی اہم نہیں۔ مثال کے طور پر اسے قالین کی بناوٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں پر بچھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ مادہ کئی دہائیوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پلاسٹک کو کس طرح ریسائیکل کیا جاتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست ورجینیا، جہاں ایک ریسائیکلنگ پلانٹ میں پلاسٹک کو اس عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ And this is a typical bale that may have approximately 20,000 bags in it. اس پلاسٹک کو مختلف مشینوں سے گزارا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد پلاسٹک کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ To give you some examples, some of the bags that we have, all of these are made out of plastic. واشنگٹن کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ورکس کے بل ایسلی۔ To give you an example, if we're speaking of plastic products, we can make مثال کے طور پر ہم پلاسٹک سے قالین بنا سکتے ہیں، گاڑیوں کے لیے پرزے اور بمپر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک سے لکڑی نما پھٹے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں جن سے بینچ جیسی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔ ہم پلاسٹک سے بہت سی مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ These you can use for like making decks, you can use for furniture, things of that nature. Right now you're not finding this in like buildings. So it's much lighter than a block of wood would be. Yes. If it were this big.
इस वक्त हम वाशिंगटन में 7 मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। हर प्लास्टिक की मुख्तलिफ खसूसियात हैं। मिसाल के तौर पे PET प्लास्टिक जिससे ये ग्लास बनाया गया है सबसे आम है, लेकिन हम अपने शहरियों से तमाम किस्म के प्लास्टिक जमा करते हैं। This is what we call a reference guide, and basically this guide just lists all of the services. बिल ईजली के मुताबिक वाशिंगटन के बेशतर अफराद मकामी रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान अमेरिका भर में रिसाइकलिंग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश है। And we think that plastics, because they're a valuable resource, हम प्लास्टिक को अहम तरीन वसाइल में शुमार करते हैं। इसकी बनावट में तवानाई खर्च होती है और इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लाजमी तौर पर रिसाइकिल करना चाहिए। सवाल तो यह है कि हम लोगों में ये आगाही किस तरह पैदा करें। इसी सवाल पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में भी गौर किया जा रहा है और सार्फिन तक प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में मालूमात पहुँचाने के कुछ नए तरीक़े आजमाए जा रहे हैं। And one way of doing that is really translating a lot of this thick data, a lot of this. इसका एक तरीका तो यही है कि मालूमात और आदाद व शुमार को आसान ज़बान में लोगों के लिए पेश किया जाए। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये मालूमात पहुंचाने के बेहतरीन तरीके दरियाफ्त किए जाएं। इन्हें सिर्फ यही बताना ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्यों ज़रूरी है। मसलन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने से आलमी तपिश में किस तरह कमी आ सकती है, बल्कि ये समझाना भी ज़रूरी है कि वो अपने कम्युनिटी में तब्दीली लाने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। ये मालूमात हमें सिर्फ सार्फिन तक ही नहीं बल्कि मुकामी कारोबारों तक भी पहुँचानी है ताकि लोगों के रवैये में तब्दीली आए। इसके मुकामी अहदेदारों और रियासतों के हुक्काम को इस शोबे में शराकत दारी पर आमादा करना चाहिए, क्योंकि मुकामी कम्युनिटी के साथ इनका ज़्यादा राब्ता होता है। With the local community. एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मैथ्यू स्टैनिस्लाउस कहते हैं कि प्लास्टिक के बारे में मालूमात की फराहमी की इस हिकमत अमली से लोगों के रवैये में बहुत तब्दीली आई है। For example, the use of plastics. मिसाल के तौर पर प्लास्टिक को लकड़ी की जगह इस्तेमाल करना पिछले कुछ बरसों के दौरान इंडस्ट्री के साथ हमारी शराकत दारी का नतीजा है, ताकि इस हिकमत अमली के फ़वाइद के बारे में लोगों तक मालूमात पहुँचाई जा सके। ये हिकमत अमली बहुत मुफीद साबित हो सकती है। अभी तो हमने सिर्फ इस राह पर चलना शुरू किया है। लेकिन स्टीव रसल कहते हैं कि मालूमात फराहम करने का फ़ायदा उसी वक्त होगा अगर शहरियों तक रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी की रसाई भी मुमकिन बनाई जाए। Hello, I'm Councilwoman Blondell Reynolds Brown. इनका कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। Throughout the city, you can help our city be the cleanest and greenest in America. You know, one of the most dramatic changes in recycling in recent years has been in the rate. गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान प्लास्टिक के थैलों और फिल्म की रिसाइकलिंग में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2005 से अब तक इन अशिया की रिसाइकलिंग की शरह दुगनी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम सब ने मिलकर सार्फिन के लिए रिसाइकलिंग के मौके पैदा किए हैं और लोगों को इन मौके के इस्तेमाल पर आमादा किया है। On ways to do that. मुमकिन है कि इन इदारों की कोशिश के नतीजे में प्लास्टिक की पैदावार कुछ कम हो जाए और रिसाइकलिंग भी ज़्यादा आम हो जाए, लेकिन बिलाखिर हम सबको बतौर सार्फिन ये फैसला करना होगा कि पेट्रोल से बनाया गया ये मादा हमारे नज़दीक कितना अहम है। क्या हम जिद्दत की दौड़ में इस मादे की मांग में इसी तरह इजाफा करते रहेंगे या पल दो पल ठहर कर इसके बेहतर इस्तेमाल पर गौर करने को तैयार होंगे? ये था आज का शो के मौजू पर मुझसे सवाल पूछने के लिए कनेक्ट कीजिए मेरे फेसबुक पेज या ट्विटर के जरिए। मेरा ट्विटर हैंडल है @आमकमाल। इस शो में दिखाई गई तमाम रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद होंगी। एड्रेस है urduvoa.com। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।